आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वयं की खोज में। आज हमारे साथ हैं स्वामी नाविकानंद जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे स्वयं के मुद्दों पर, खुद की खोज पर। तो आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, कहा जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप हो, जो आप देख रहे हो वो आप हो, जो आप सुन रहे हो वो आप हो। तो ये बात कहाँ तक सही है कि हम कहाँ तक स्वयं का देखना, सोचना, पढ़ना, ये कहाँ तक नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, आज जिस भी इंसान को आप जानते हैं, हर व्यक्ति की एक अपनी अलग पर्सनैलिटी है। अगर 800 करोड़ लोग इस संसार में हैं, तो सब 800 करोड़ एक दूसरे से भिन्न हैं। चाहे व्यवहार में, चाहे शक्ल सूरत में, चाहे उठने बैठने में, चाहे इंटेलिजेंस में, चाहे तजुर्बे में, हर व्यक्ति में एक मूलभूत अंतर तो है। और जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, आपकी अलग पर्सनैलिटी है, मेरी अलग है, मेरा कोई पड़ोसी है, मेरा कोई मित्र है, या मेरे माँ बाप हैं, मेरे घर वाले हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है। इनफैक्ट आप ये भी देखेंगे कि दो भाई एक ही परिवार में पैदा हुए, एक साथ पढ़े, एक साथ उन्होंने बहुत समय बिताया एक जैसा, उसके बाद में भी उनमें इतना ज़्यादा अंतर हो जाता है कि एक बड़ा सात्विक होता है और दूसरा कहीं ना कहीं गलत संगत में फंस जाता है। एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता है, दूसरा उतना ईमानदार नहीं रह पाता है। तो यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें हैं कि एक तो है कि आपकी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितना उसमें से आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनल पावर है। वो आपकी एक पर्सनल एक इंसाइट है कि आपके अंदर आप वो गुण कितना है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का, उनको समझने का, उनको आत्मसात करने का। दूसरा है कि आपके प्रारब्ध में क्या है। प्रारब्ध का मतलब है कि जो भी आपके जीवन में घट रहा है, जो आपके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट सेकंड में आप मेरे को क्या बोलेंगे, बाहर से कौन सी गाड़ी निकलेगी, शाम को मौसम खराब होगा, या जो भी हमारे जीवन में घट रहा है सामने से, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं। आज हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे आप जिस घर में पैदा हुए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। आपके माँ बाप जो बने उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। आपके भाई बहन, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल, हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे डिसीजन है जहाँ पे आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे चाहे वो आपके जीवन साथी का चुनाव हो, आपके दोस्तों का चुनाव हो, आपको जीवन में क्या करियर चुनना है, किस तरह का लाइफस्टाइल जीना है, किस तरह के कपड़े पहनने, ये आपका चुनाव है। तो फर्क इससे पड़ता है कि आप किस तरह की चीजों से आपका आमना सामना हो रहा है, किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हो, और क्या आपके प्रारब्ध में घट रहा है। इस सबसे आपका एक मूलभूत आपका एक रूप बनता है, जो आपकी पर्सनालिटी है। अब इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम किस तरह के लोगों से मिलते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। हम किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह का साहित्य पढ़ते हैं, हम किस तरह के म्यूजिक को सुनते हैं, हम किस तरह की फिल्में या सिनेमा देखते हैं, हम कैसे दोस्त बनाते हैं, हम कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, हमारी जो लोकल सोसाइटी है, या हम लोकल जहाँ भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, बिल्कुल। ये सब हमारी लाइफ को शेप करते हैं। यहाँ तक कि आज सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप किस तरह के सोशल मीडिया को फॉलो करते हो, किस तरह के क्रिएटर को फॉलो करते हो। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो एक एवरेज हम लगाएं तो कोई भी नॉर्मल आदमी भी होगा, कम से कम 2 से ढाई घंटा वो अपना सोशल मीडिया को देता है। उसके मोबाइल में, उसके फेसबुक पे, उसके यूट्यूब पे, उसके इंस्टाग्राम पे कैसे लोगों को वो फॉलो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये वो बहुत बड़ा जैसे फैक्टर है। वो जैसे लोगों को फॉलो कर रहा है, क्या
उसकी जड़ें इस चीज से भी जुड़ी हुई है कि उसने कैसे संस्कार लिए या उसके दोस्त कैसे हैं, कि कैसे है ना, जैसा आप पढ़ते हो वैसा आप बनते जाते हो। तो आप, लेकिन इसमें मैंने कहा था शुरुआत में कि आप जो पढ़ते हो वो आप हो। डेफिनेटली देखिए, आप जिस तरह का साहित्य पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बना रहा है। आप अगर बहुत ज्यादा क्रिमिनल वाली चीजें पढ़ने लगेंगे, क्राइम से रिलेटेड चीजें पढ़ने लगेंगे, हम्म। बहुत ज्यादा साईफाई चीजें पढ़ने लगेंगे, हम्म। तो धीरे धीरे आपका झुकाव उधर चला जाएगा। हम्म। अगर आप कविताएं ज्यादा पढ़ेंगे, कवियों को सुनेंगे, लेखकों को सुनेंगे, साहित्यकारों को सुनेंगे, तो आपकी जीवन में धीरे धीरे वो घटने लगेगा। तो हमारा नजरिया उस जैसा ही हो जाएगा। मान लो जैसे हम कविताएं ज्यादा पढ़ते हैं तो हर चीज को एक कवित्व रूप में देखेंगे या एक भावनात्मक रूप में देखेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे बहुत सारे मेल्स होते हैं, जैसे पता चला 5 बहनों में एक भाई है, हाँ। तो वो लड़का बड़ा सॉफ्ट होगा, हाँ। वो लड़का बड़ा केयरिंग होगा, बड़ा सबका ध्यान रखने वाला होगा, बहुत क्रिएटिव होगा, क्योंकि वो जिन लोगों की सराउंडिंग में है, बहनें उसको प्यार कर रही हैं, उसका ध्यान रख रही हैं, उनके साथ में वो पढ़ रहा है, बात कर रहा है, टाइम दे रहा है, तो धीरे धीरे करके वो जो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम जिसको दे रहे हो, आप धीरे धीरे वही बन जाते हो। आप जिस चीज को अटेंशन दे रहे हो, अब कहीं ना कहीं टाइम के बाद अटेंशन बहुत जरूरी है, कि अगर मेरी बहुत इच्छा है किसी चीज को जानने की, समझने की, उसी चीज को अपने जीवन में उतारने की, तो कहीं ना कहीं मैं उसको अटेंशन भी ज्यादा दूंगा। तो अगर मेरी साहित्य में रुचि है, तो साहित्य जबरदस्ती मुझे पढ़ाया जाएगा, उससे भी कोई फायदा नहीं है। वो मेरी प्रकृति में, वो मेरे नेचर में उतरेगा नहीं। कब उतरेगा? कि मेरे जीवन में है, उसके साथ साथ मेरा उसमें इंटरेस्ट भी है। बिल्कुल। तो आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। हाँ, लेकिन स्वामी जी हम कैसे निश्चित करें, जैसे दो बंदे हैं और वो एक ही परिस्थिति को दो तरीके से देख रहे हैं, एक उसे पॉजिटिवली ले रखा सेम और एक उसे नेगेटिवली लेता है, तो ऐसा हम उनके दिमाग में या वो अपने लिए क्या ऑब्जर्वेशन करें या क्या अपने दिमाग में डालें, क्या पढ़ें, क्या सुने, कैसी संगत में रहें कि वो दूसरा बंदा भी उस स्थिति को उस तरह से देखने लगे। देखिए, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। इस दुनिया में हर आदमी अलग है। अगर कोई ये सोचे कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, हाँ, या मैं इसके तरह से बिहेव करने लगूं, मैं इसकी तरह से उठने बैठने लगूं, इसकी तरह से सोचने लगूं, तो जब आप खुद ना होते हुए दूसरा कुछ बनने की कोशिश करते हो, तो आप वो तो बन नहीं पाते हो, लेकिन जो आप असल में होते हो, आप उसको भी कहीं ना कहीं खो देते हो। तो अक्सर आपने देखा होगा, जहां पे माँ बाप दबाव डाल के बच्चों से कोई भी काम करवाते हैं, किसी प्रोफेशन में डालते हैं, किसी आर्ट फॉर्म में डालते हैं, तो बच्चे वहां परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन सर कई बार दबाव नहीं होता, जैसे कुछ लोग कुछ मेरे दोस्त हैं या और जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे ऐसा बनना है, इसके जैसा बनना है, और वो उस लाइन पे वैसे हैं, उस आर्ट में वैसे जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, वो इस चीज से थोड़ा डिमोटिवेट या थोड़ा इरिटेट नजर आते हैं कि यार जैसा ये कर लेता है ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाता। देखिए, ये डेफिनेटली ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बड़ी विशेषता है कि हम हमेशा दूसरों को देख के जज करते हैं। हम या तो उसको जज करते हैं या उसके कंपैरिजन में अपने आप को जज करते हैं। ये जजिंग और कंपैरिजन तो हमेशा से है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि आप जैसे हो वैसा बनने के लिए आपने क्या क्या त्याग किए हुए हैं, वैसा बनने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, कितना हार्डवर्क किया है, आपने उसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। अगर मैं सिर्फ आपकी तरह कपड़े पहनने लगूं, आपके जैसे बात करने लगूं, आपकी कॉपी करने लगूं, तो मैं आप कभी नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, वो जब तक मैं नहीं करूंगा, तब तक उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो कोई अगर सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, तो उसको समझना पड़ेगा कि जिस उम्र में आप हो, उस उम्र में सचिन तेंदुलकर कितनी मेहनत करता था, किसके कितने उसके वर्किंग आवर्स थे, क्या क्या वो खाता था, क्या क्या वो अवॉइड करता था, कितना टाइम कोर्ट पे रहता था, कितना टाइम वो अपनी हेल्थ को, अपने डाइट को देता था। वो सारी चीजें अगर आप फॉलो करने लगोगे, तो हो सकता है आप सचिन ना बन पाओ, लेकिन उसके आसपास तो पहुंच जाओगे आप।
बिल्कुल। आज अगर आप विराट कोहली की बात करो तो उसका मैं सुनता हूँ, वो कहता है कि मैं सिर्फ स्टीम्ड फूड खाता हूँ, स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाता हूँ, ना मैं नमक खाता हूँ, ना मैं चीनी खाता हूँ, ना बहुत ज्यादा टेस्ट चाहिए, ना आपकी तरह छोले भटूरे और पराठे और ये सब खा रहे हैं। तो सोचो वो व्यक्ति आज अगर कुछ मुकाम पे पहुंचा है, अगर वो व्यक्ति उस मुकाम पे पहुंचा है तो उसने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। बिल्कुल। आज कोई आपको बोल दे कि आज रोटी एक कम खानी है तो आप घर में झगड़ा कर लोगे, और उस व्यक्ति को बहुत साल हो गए रोटी खाए हुए, उस बहुत साल हो गए चीनी खाए हुए, नमक खाए हुए, बहुत साल हो गए उसको तला गुला चिकना खाए हुए। तो सोचिए वो कितना त्याग कर रहा है। जिस दिन आप उस लेवल का त्याग करने लगोगे, आप कहीं ना कहीं उसके आसपास तो पहुंच ही जाओ। आम जीवन की बात करते हैं। आम जीवन में जैसे हम खबरें पढ़ते हैं, जैसा हम सोशल मीडिया के द्वारा फीड कर रहे हैं अपने दिमाग को, उस नजरिए से ही हम अब और दुनिया को देखने लगे हैं। जैसे मुझे भी कई बार लगता है, किसी खबर को मैं कई बार एक नज़र देख लेता हूँ तो मुझे रास्ते में वो खबरें कनेक्टेड सी नज़र आती, कहीं ये घटना यहाँ ना हो जाए, ये घटना यहाँ ना हो जाए, ये रेप यहाँ ना हो जाए, ऐसे चलते हुए वहाँ वो घटना हुई थी, ये एक्सीडेंट यहाँ घटित ना हो जाए। तो क्या हम ऐसी घटनाओं को पढ़ के जो हमने फीड किया है तो नेगेटिव हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। और क्या इस चीज को रोका जा सकता है? देखिए, हम दुनिया में क्या हो रहा है उसको नहीं रोक सकते हैं। हाँ, हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आप जो भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा तो बन रहा है। सेकंड चीज और क्या है कि जब हम किसी चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट टाइम में जो एक्साइटमेंट होती है और तीसरी चौथी बार में जो एक्साइटमेंट होती है, उसमें 80% की गिरावट होती है। ऐसे ही जब पहली बार जब कोई इंसान सुनता है कि किसी का रेप हो गया या किसी का मर्डर हो गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, तो हमें बड़ा धक्का सा लगता है उस टाइम पे। फिर दूसरी बार मर्डर की खबर सुनी तो हाँ यार गलत हुआ, तीसरी बार फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, चौथी पांचवी छठवीं जब आप बार बार वो रेप की खबरों को सुनते जाओगे तो फिर आप नॉर्मल हो गए। आपने अखबार में पढ़ा रेप हो गया, हाँ यार होता रहता है, कोई फर्क नहीं। भ्रूण हत्या हो गई, हाँ यार होती रहती है। क्यों? क्योंकि समाज में वो इतनी घूम रही है, इतनी प्रचलित हो रही है कि लोग यूज्ड टू हो गए उसके, लोग ने उसको नॉर्मलाइज कर लिया है। अब या ये कह सकते हैं कि लोग नेगेटिव हो गए हैं अब उन चीजों को? नहीं, नेगेटिव जैसा तो कुछ नहीं है, मतलब एक माहौल होता है, जैसा माहौल है वैसी ही चीजों को लोग धीरे धीरे करके, जैसे ऑब्जर्व आप जो कर रहे हो, धीरे धीरे आप वैसे ही हो रहे हो। अब अगर आप आज के समय में देखेंगे कि हम खबरें सुन रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चों के साथ में गलत काम हो जाते हैं, उनका रेप हो जाता है, उनके साथ में व्यभिचार होता है, उनके साथ में क्रूरता हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि अब चूंकि हमारी ऑब्जर्वेशन में वो है, तो हमारी बच्ची अगर शाम को 6 बजे के बाद कहीं जा रही है तो हम उसके साथ जाएंगे, किसी को भेजेंगे। ट्यूशन जा रही है तो हम देखेंगे आसपास में ट्यूशन होना चाहिए। वो स्कूल जा रही है तो हम देखेंगे कि बस यहाँ से बिठाए, वहां से वापस आके उतारे, बीच में कहीं किस तरह की रुके नहीं, बच्चे उतरे नहीं। हम वो सारी चीजों को कंसिडर तो करने लगते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एट द सेम टाइम ये और होता है कि हम यूज्ड हो जाते हैं उन चीजों को। मतलब आपने पहली बार जब किसी बकरे को कटते हुए देखा दुकान पे, किसी कसाई की दुकान पे, तो आपका दिल ऐसा हो गया होगा कि यार ये कैसे हो गया, मैंने खून बहते हुए देखा। हो सकता है आपको एक दो दिन नींद ना आए, लेकिन जब आप उस कॉलोनी से, उस गली से रोज गुजरेंगे तो आप ये पाएंगे कि 6 महीने 8 महीने बाद में कितने बकरे कट रहे हैं, कितना खून बह रहा है, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं अफेक्ट करेगा? क्योंकि आपके लिए वो नॉर्मलाइज हो गई, आप यूज्ड टू हो गए उस चीज के। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कोई भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें आदमी दोनों पक्षों में चला जाता है। एक तो वो थोड़ा यूज टू हो जाता है उस चीज का, और थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाता है, या सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, खत्म भी हो जाती है और सेंसिटिव हो भी जाता है। किस लिए? मान लो अपने लिए तो वो सेंसिटिव हो जाता है, वो बचा के चलेगा अपनी बच्चियों को, या खुद को सड़क पे चल रहा है तो बचेगा एक्सीडेंट से, या खुद रात के अंधेरे में कम निकलेगा। तो एक डर भी बैठ जाता है और वो घटना उसके प्रति थोड़ा यूज टू भी हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, हमारी अप्रोच डिफेंसिव हो गई। हमारे जब बच्चियों के साथ में गलत काम होने लगे तो हम बच्चियों को सेव करने लगे, जबकि हमें करना क्या चाहिए था, जबकि हमें करना क्या चाहिए था कि जो गलत कर रहा है
उसको ऐसा पनिशमेंट मिले कि वो दोबारा ना कर पाए, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि पूरा समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाए। वो 20 साल बाद भी अगर एक रेप का अगर दोषी है, वो जेल से छूट के आया, तो उसको गांव में उसको घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम वो तो नहीं करते हैं। हम बच्चियों को सिक्योर करने के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगाए रखते हैं कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना है, ट्यूशन नहीं भेजना है, घर से बाहर नहीं जाने देना है, कहीं जा रही है तो साथ में जाना है। तो उससे क्या हुआ कि सुधार तो कुछ हुआ नहीं, अवेयरनेस कुछ आई नहीं। ये चीजें अवेयरनेस के लिए है कि हम ये सोचते हैं कि हम इसको बता देंगे ऐसा मत करो, तो वो अवेयरनेस रखेगा उसमें। लेकिन अवेयरनेस से ज्यादा कहीं ना कहीं डर पैदा हो रहा है उस चीज का। तो लोग अवेयरनेस के लिए नहीं उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, अब वो उसको ऑब्जर्व करके उससे डरने लगे हैं। हाँ, और देखो, जब शोषण करने वाले बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हर व्यक्ति की गलत नजर रहेगी। आज अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे थोड़े लो लेवल के लोग रहते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, या आप देखोगे गली में कोई वहां पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, रात को 2-2 बजे तक लोग अपने चबूतरों पे बैठ के शराब पी रहे हैं, तो ऐसे माहौल में आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उनसे। आप उस गली से, उस मोहल्ले से अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, या हो सकता है रात को 8 बजे के बाद में आप भी वहां से नहीं निकलेंगे। तो माहौल का तो बहुत फर्क पड़ता है, किस तरह का माहौल है उससे बहुत फर्क पड़ता है। और समाज क्या है, हमें लगता है कि हम अवेयरनेस के लिए इस चीज को फैला रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे सुबह सुबह लोग आपको इतने सारे भगवान के मैसेज भेज देते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बम भोले, ये सब ये क्या है? हमने धीरे धीरे करके धार्मिकता को या उस ईश्वर को, भगवान को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि कोने में पड़े हमें ध्यान भी नहीं है। यही बात मैं आपसे घर में पूछना चाह रहा अब जैसे क्या था, घर में आपकी एक मूर्ति है, एक पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा प्रिंट होते नहीं थे फोटोज, था। तो लोगों के घर में 20-20 साल पुरानी शिव जी की मूर्ति है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, उसकी बड़ी पूजा होती थी। फिर 90s में यह हुआ, जब से प्रिंटिंग व्रिंटिंग का दौर आया, कैलेंडर बनने लगे, फिर वो चीजें लोगों को फिर भी इतनी अवेयरनेस थी कि भगवान की फोटो है तो अखबार में नहीं आनी चाहिए, अखबार में आ गई तो उसको काट के अलग कर लिया, ठीक है। फिर जैसे जैसे 2000 का दौर आया तो वहां पे फिर हर जगह, मतलब आप अखबारों में दे रहे हो, कहीं दे रहे हो, उन अखबारों में चिकन मटन भी पैक हो रहा है, उन अखबारों से साफ सफाई भी हो रही है, झाड़ू भी लग रही है भगवान के फोटो पे। फिर हमें धीरे धीरे करके हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो गई। आज के समय में लोग क्या करते हैं कि उनकी दीवारों पे लोग अगर टॉयलेट करके जा रहे हैं तो भगवान की वो टाइल लगा देते हैं कि लोग इस भगवान की वजह से टॉयलेट करके नहीं जा रहे। तो सोचो हमारी मानसिकता कितनी नीचे गिर गई है कि हम दीवारों पे भगवान की फोटो इसलिए लगा रहे हैं कि लोग यहाँ पे टॉयलेट करके नहीं जाएं, लोग वहां पे पेशाब करके नहीं जाएं। तो सोचो कितनी मानसिकता इंसान की गिर गई है। यहाँ पे वो इंसान सबसे ज्यादा गलत है जो उस जगह का ओनर है या केयर टेकर है, वो टाइलें लगा रहा है। तो तुमको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि तुम भगवान का इस्तेमाल कर रहे हो किसी व्यक्ति को इसलिए रोकने के लिए कि वहां पे पेशाब ना करे। अच्छा, इसके बाद भी ऐसे ऐसे घाव होते हैं, फिर भी वहां पे पेशाब कर जाएंगे। तो अगर वो वहां पे पेशाब करके जा रहे हैं तो आप उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस जो भी मूर्ति लगाई उसका भी अपमान कर रहे हो। तो धीरे धीरे करके हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो रही है। अब हमें फर्क नहीं पड़ता है कि भगवान की या रामायण पढ़िए तो पढ़िए, गीता पढ़िए तो पढ़िए। पहले उसकी इतनी थी कि कपड़े में लपेट के और खोल के भी रख सकते हो आप। धीरे धीरे करके हम यूज्ड टू हो रहे हैं। अब तो लोग बिस्तर पे बगल में गीता पढ़ी है, पढ़ लिया, फिर कोने पे रख दिया, उन्हीं बिस्तरों पे और भी आप उल्टे सीधे काम करते हो, बिस्तरों पे खाना खा रहे हो, बिस्तरों पे गंदगी पड़ी हुई है, आपके अंडरगारमेंट्स पड़े हुए हैं, वहीं आपकी गीता पड़ी हुई है, आप उठे 2 पन्ने पड़े फिर वहीं डाल दिया आपने गंदी जगह पे। तो ना तो गीता का सम्मान हो रहा है। धीरे धीरे करके हमारी सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है। मार्केट इसको टेक ओवर करती जा रही है। मार्केट आपको बता रही है आपको कैसे उठना है, कैसे बोलना है, क्या पढ़ना है, कौन सा साहित्य पढ़ना है, कौन से धार्मिक किताबें पढ़नी है। अब आपको मीडिया बता रहा है, अब आपको मार्केट बता रही है आपको क्या करना। बिल्कुल। इसमें एक बात है कि आजकल सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो वगैरह, सुविचार काफी आ रहे हैं। क्या उन सुविचारों का कुछ धरातल पे असर दिखता है, या मानव की जो मानसिकता है, सोचने की क्षमता है, उसमें क्या वो पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या बस वही सोशल मीडिया के रील की तरह आए और गए? देखिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पे आने वाले सुविचार ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ई वेस्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं। आपके जय श्री राम कहने से किसी के मन में जय श्री राम नहीं गया, आपके भगवान के फोटो भेजने से किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आप ये
50-50 लाइन के जो मंत्र भेज रहे हो या कहानियां भेज रहे हो, कविताएं भेज रहे हो, कोई नहीं सुनता है। आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है। हर आदमी के पास भेजने का टाइम है लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितना ई वेस्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये आप उतना ज्यादा रेडिएशन पैदा कर रहे हो। और किसी भी चीज की वैल्यू कब होती है? जब उसको एक उचित मात्रा में दिया जाए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो दर्द हो। अगर उचित मात्रा में दिया जा रहा है तभी वो कारगर है। अगर आप उसका ओवरडोज दोगे तो धीरे धीरे करके वो उसको रिजेक्ट करना चालू कर देगा। आज अगर आप किसी को ज्यादा खाना खिला दोगे, वो बीमार हो जाएगा। आप किसी को ज्यादा ज्ञान दे दोगे तो बंदा पागल हो जाएगा। ये रोज के सुविचार आ रहे हैं, कोई पढ़ लिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सबको। अच्छा, और क्या है कि लोगों को लगता है कि हम ट्रेंड में पीछे छूट जाएंगे। ये जो चलन चल रहा है वीडियो भेजने का, उसने यार 3 दिन से वीडियो भेज रहा है, यार मुझे भी भेजना चाहिए। वो राम राम लिख रहा है 6 दिन से, मैंने एक बार नहीं लिखा, मुझे लिखना चाहिए। तो ये क्या है? तुम तुम्हारे दिमाग में एक बीमारी पैदा कर रहे हो, ई वेस्ट इकट्ठा कर रहे हो। कोई पागल है 100 फोटो भेज रहा है, तुम क्यों पागल बन रहे हो? तुम उसको फोटोज भेज रहे हो और उसके फोटोज कहां जा रहे हैं? सीधे इनबॉक्स से सीधे सीधे आपके डस्टबिन में जा रहे हैं। इनबॉक्स से सीधे सीधे आप उनको डिलीट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन फोटोज का आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपके पास रोज के 100 फोटो आ रहे हैं भगवान के, 100 विशेष आ रहे हैं। कोई विशेष मुझे नहीं लगता है कोई बंदा पढ़ता होगा। अभी होली आती है, दिवाली आती है, त्योहार आते हैं, आप ये मानो मैं बिना मैसेज चेक करे एक साथ 50 लोगों को सिलेक्ट करता हूं, डिलीट। 50 लोगों सेलेक्ट किया, डिलीट। क्यों? मुझे अंदर झांक के भी नहीं देखना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कचरा इकट्ठा करने का। आपके हैप्पी दिवाली बोलने से मेरी दिवाली अच्छी नहीं हो रही है, आपके हैप्पी होली बोलने से मेरी होली अच्छी नहीं हो रही है। हाँ, ये कचरा भेज के जरूर आप डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। तो हमें सोचना चाहिए कि इतनी गंदगी मचाने से, इतना गंद मचाने से कोई फायदा नहीं। आपके सुविचार भेजने से मेरे जीवन में सुविचार उतरेंगे नहीं। आप अपने जीवन को सुधारो, तब जाके कहीं दूसरे के बारे में सोचो। बिल्कुल। इसमें इसका दूसरा पक्ष भी रहता है कि आजकल जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो उल्टे सीधे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, और उसमें उनमें लोग इतनी जल्दी इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं? कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या आम आदमी हो, वो तुरंत ही उस ट्रेंड के साथ चल पड़ता है। देखिए, कला का क्षेत्र ऐसा है, ये कलाकारों के लिए बना हुआ है। जब किसी कला के क्षेत्र में मार्केट घुस जाती है, बिजनेस घुस जाता है, करियर घुस जाता है, टेक्नोलॉजी घुस जाती है, तब वो लाइन खराब हो जाती है। आज के समय में जितने पॉडकास्ट करने वाले हैं, जितने वीडियोस बनाने हैं, जितने वीडियो बनाने वाले हैं, ये सारे लोग वो हैं जिनका एक ही टारगेट कि भैया हमें मोनेटाइज कराना है, हमें पैसा कमाना है, हमें यूट्यूब इंस्टाग्राम से अपनी तिजोरियां भरनी है। आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप करना चाहते हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा बनाना है। अब आप देखोगे इतने सारे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं कि कैसे पॉडकास्ट करो, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करो। इतने सारे बुक्स आपको मिल जाएंगी, इतना सारा आपको कोर्सेज मिल जाएंगे इंटरनेट पे, जहाँ पे आपको वो बताते हैं कि आपको यूट्यूबर कैसे बनना है, आपको एक क्रिएटर कैसे बनना है। जबकि क्रिएटर बनना कोई कोई ये प्रोफेशन नहीं है, ये कला है, आपकी रुचि है तो आप बन सकते हो। अब ठीक है, आपको लगता है कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, आप एक्टिंग स्कूल में चले जाओ, लेकिन जब तक आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी एक्टिंग की, तब तक आप एक्टर नहीं बन सकते हो सकता है थोड़े बहुत आप चल लो। तो अब क्या है कि मार्केट इसमें कूद रही है, जैसे मार्केट कूदेगी पैसा इन्वॉल्व होगा। अब एक अच्छा क्रिएटर है, वो मोबाइल से अपने वीडियो बनाता है। वहीं अब एक पैसे वाला आया जिसके पिताजी करोड़पति हैं, उसने अपना स्टूडियो बना लिया, 5-5 कैमरे ले लिए, कैमरामैन रख लिए, उसने कंटेंट राइटर रख लिए, उसने अपने अलग से अपने स्टाफ रख लिया, मेकअप वगैरह का सब कुछ का। अब कहीं ना कहीं हो सकता है उसके वीडियो में उतना डेप्थ ना हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। बाकी टेक्निकल टीम में तो काफी कुछ काम वो कर रही है, स्क्रिप्ट बना के देने वाले दूसरे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो असली टैलेंटेड लोग हैं वो इस मार्केटाइजेशन के चक्कर में वो आगे नहीं आ पा रहे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप डेफिनेटली आगे आओगे, बट वो टाइम लगेगा। अगर ये रिसोर्सेज उस इंसान को मिल जाए जिसके अंदर उस चीज का कीड़ा है, तो वो फटाफट फटाफट अपनी सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो आज भी दुखी हो रहा है। और जिसके पास रिसोर्सेज हैं, दिमाग नहीं है, वो थोड़ा बहुत अच्छा कर पा रहा है, वो भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट खराब कर रहा है उन लोगों के लिए जो सच में इसी के लिए बने हुए हैं। बिल्कुल। तो जहां भी मार्केट इन्वॉल्व होगी, वहां पे आप भूल जाओ कि कहीं सेंटिमेंट पे कोई ध्यान देगा, कहीं इस पे ध्यान देगा कि हम मानवता के बारे में सोचें, हम किसी का बुरा ना करें।
या हम समाज को अच्छा संदेश दें। आज की डेट में खुद के पेट भर जाए तब तो कोई दुनिया के बारे में सोचेगा, खुद की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तब तो आप सोचोगे कि हम समाज को कुछ दे दें। और असल बात क्या है, समाज को भी मसाला चाहिए। आज आप देखोगे ना, मुझे चैनल को बनाए हुए 3 साल हो गए, मैं सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म की बात, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप, लव, डाइवोर्स, उन विषयों पे बात करता हूँ जिसमें लोगों को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के समाधान मिलें, सॉल्यूशंस मिलें, वो अपने जीवन में अच्छे बन पाएं, अच्छे विचार धारण कर सकें, अच्छी पर्सनालिटी अपनी बना पाएं, परोपकार की भावना उनमें आए। तो ये बड़ा ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बहुत ज्यादा आप नहीं सोच सकते हो, या बहुत ज्यादा आप इसमें ये नहीं सोच सकते कि बहुत मैं पैसा कमा लूंगा या करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में है। अगर मैं 3 साल तक किसी एक टेक इंडस्ट्री को पकड़ लेता, या मैं एंटरटेनमेंट को पकड़ लेता, या फिर मैं एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लेता, या अंधविश्वास को पकड़ लेता, तो हो सकता है इन 3 सालों में मैं काफी पैसा कमा सकता था। लेकिन चूंकि मुझे गलत नहीं होना था, मुझे अनएथिकल काम नहीं करना था, मुझे किसी को बेवकूफ बना के, किसी को भ्रमित करके अपनी झोलियां नहीं भरना था, इसलिए मैंने सब्र करी कि कोई बात नहीं है, मैं आध्यात्म में बोलता हूं, मैं सक्सेस पे बोलता हूं, मैं डाइवोर्स पे बोलता हूं, मैं डिप्रेशन पे बोलता हूं, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे बोलता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे पास व्यूज कम आ रहे हैं, फॉलोअर्स कम आ रहे हैं, लेकिन एक दिन डेफिनेटली लोग मुझे पसंद करेंगे। और जरूरी पता है क्यों है? जब आप किसी एक फील्ड में एक समय देते हो पूरा, जैसे मुझे स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, ध्यान में डूबते हुए, लोगों की काउंसलिंग या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए काफी टाइम हो गया है। तो जितना ज्यादा मैंने इस पे काम किया, उतना कहीं ना कहीं मैं भी तो बचा हूं, उतना मैं भी तो उस काम में धीरे धीरे पारंगत हुआ हूं। तो जितना आप किसी फील्ड में काम करोगे, उतना आप अच्छे होते जाओगे। जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ये टैक्टिक्स अपनाने हैं, या हॉट टॉपिक्स उठाने हैं, या जो गंदगी मची हुई है या बेवकूफी हो रही है हम वो भी करने लगे। हो सकता है आपको जल्दी फॉलोअर्स मिल जाए, जल्दी आप कुछ पैसा कमाने लगो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर बैठे हुए परमात्मा भी मुझे, अंदर बैठे हुए ईश्वर को भी मुझे जवाब देना है। मुझे कहीं ना कहीं शीशे में अपने आप को देखना है, और मुझे अपने आप को जवाब देना पड़ेगा कि तूने ये गलत काम क्यों किया, तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने ऐसा काम क्यों किया जिसने समाज को भटकाया। तो बहुत जरूरी है कि हम एथिकल काम करें। ठीक है, सक्सेस मिलेगी, सक्सेस कभी ऐसी बात नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो नहीं मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप शॉर्टकट्स अपनाओगे, अगर आप अनएथिकल वेज अपनाओगे, हो सकता है आपको चुटकियों में सफलता मिल जाए, लेकिन वो सफलता परमानेंट नहीं होगी। स्वामी जी, आप